हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को के सदस्य देशों ने पहली बार विश्व रेडियो दिवस कब मनाया था? ए ऑप्शन है वर्ष 1920 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1946 में, सी ऑप्शन है वर्ष 2011 में, डी ऑप्शन है वर्ष 2013 में। सी ऑप्शन आपका सही है, वर्ष 2011। अब आगे देख लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस का इतिहास देख लेते हैं। 1895 में पहला रेडियो प्रसारण गुगिलमुल्लो मार्कोनी द्वारा किया गया था। 1920 के दशक की शुरुआत में रेडियो व्यावसायिक अस्तित्व में आया। 13 फरवरी 1946 संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। 2011 को यूनेस्को के सदस्य देशों ने पहली बार विश्व रेडियो दिवस मनाया था और 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया। वर्तमान में देख लेते हैं इसकी क्या स्थिति है। इसकी थीम क्या है? रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी है। अब आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है। रेडियो एक सस्ता और सुलभ माध्यम है जो दुनिया भर में लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता है। रेडियो आपदाओं और आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे अगला पॉइंट है, रेडियो सामाजिक परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व रेडियो दिवस 2024 के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसमें। विश्व रेडियो दिवस 2024 का 13वां संस्करण होगा। इस वर्ष की थीम के इतिहास और समाचार, नाटक, संगीत और खेल पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालेगी। विश्व भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें रेडियो स्टेशनों, स्कूलों और समुदायों द्वारा कार्यक्रम शामिल है। भारत में विश्व रेडियो दिवस देख लेते हैं। भारत में आकाशवाणी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा जिसमें रेडियो नाटकों, संगीत कार्यक्रमों और वाद विवाद का आयोजन शामिल है। अब आगे देख लेते हैं विश्व रेडियो दिवस के बारे में। यह भारत सरकार रेडियो के विकास और प्रचार के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेगी। विश्व रेडियो दिवस 2024 का महत्व। यह दिवस रेडियो के महत्व और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। यह दिवस रेडियो के भविष्य पर विचार करने और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करने का एक अवसर प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं। अब 13 फरवरी के कुछ इतिहास देख लेते हैं, हिस्ट्री। 1601 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार यात्रा का नेतृत्व जॉन लैंकास्टर ने किया। 1689 में विलियम और मैरी इंग्लैंड के संयुक्त शासक घोषित हुए। अगला पॉइंट है, 1788 में भारत में ज्यादतियों के लिए वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया गया। अगला पॉइंट है, 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी का लखनऊ सहित अवध पर कब्जा हुआ। अब अगला पॉइंट है, 1879 में स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का जन्म। और अगला पॉइंट है, 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई। वर्तमान में क्या स्थिति है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ भी है जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें अगला पॉइंट है, 1959 में बच्चों की पसंदीदा बारबी डॉल बिक्री हुई थी। 1966 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है सऊदी अरब, डी ऑप्शन है फ्रांस। सी ऑप्शन आपका सही है, सऊदी अरब में। आगे देख लेते हैं इसका इतिहास। पहला वर्ल्ड डिफेंस शो 2022 रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शनी रक्षा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और उपकरण को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। आगे देखते हैं, WDS में दुनिया भर के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, रक्षा उद्योग के नेता और अन्य प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी। 2022 के WDS में 800 से अधिक प्रदर्शक और 80,000 से अधिक आगंतुक शामिल हुए थे। वर्तमान में इसकी स्थिति देख लेते हैं। वर्तमान में WDS 2024 4 से 8 फरवरी 2024 को रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शनी का विषय रक्षा में नवाचार, एक बदलती दुनिया में सुरक्षा सुनिश्चित करना था। WDS 2024 में 900 से अधिक प्रदर्शक और 90,000 से अधिक आगंतुक शामिल हुए थे। इस प्रदर्शनी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, ड्रोन और रक्षा में अन्य उभरती हुई तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं। WDS 2024 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और समझौते हुए जिनमें शामिल हैं
देखते हैं पहला है इसमें सऊदी अरब और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग समझौता, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए समझौता। अगला पॉइंट है रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई नए पहलों की घोषणा। अब अगला पॉइंट है WDS 2024 में महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके क्या हैं। यह रक्षा क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है। यह प्रदर्शनी रक्षा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और उपकरणों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। WDS दुनिया भर के रक्षा हस्तियों, सेना प्रमुखों, रक्षा उद्योग के नेताओं और अन्य प्रमुख हस्तियों को एक साथ लाता है। अब अगला पॉइंट है यह प्रदर्शनी रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणा और समझौतों के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। 8 फरवरी, बी ऑप्शन है 10 फरवरी, सी ऑप्शन है 12 फरवरी और डी ऑप्शन है 14 फरवरी। बी ऑप्शन आपका सही है 10 फरवरी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का इतिहास, हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पहली बार 10 फरवरी 2015 को भारत में मनाया गया था। यह दिवस 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। RKMD का उद्देश्य 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेडाजोल की खुराक देना जो कृमि संक्रमण को रोकने में मददगार है। वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी। 10 फरवरी 2024 को 10वां राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस वर्ष का लक्ष्य 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के 30 करोड़ से अधिक बच्चों को एल्बेडाजोल की खुराक देना था। RKMD के तहत बच्चों को स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं में एल्बेडाजोल की खुराक दी जाती थी है। इस वर्ष RKMD के दौरान कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं इसके। और कृमि संक्रमण भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। यह अनुमान है कि भारत में 24 करोड़ से अधिक बच्चे कृमि संक्रमण से पीड़ित हैं। कृमि संक्रमण बच्चों में पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। अगला पॉइंट है एल्बेडाजोल एक सुरक्षित और प्रभावी दवा है जो कृमि संक्रमण को रोकने में मदद कर सकती है। RKMD भारत सरकार द्वारा कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अब आगे देख लेते हैं अदर कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। यदि आपका बच्चा 1 वर्ष से 19 वर्ष के बीच का है तो उसे RKMD के दौरान एल्बेडाजोल की खुराक दी जानी चाहिए। यदि आपके बच्चे को एल्बेडाजोल की खुराक देने के बाद कोई दुष्प्रभाव होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री मनसुख मांडविया हैं। अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एक महत्वपूर्ण पहल है जो बच्चों में कृमि संक्रमण से बचाने में मदद कर सकती है। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है WHO द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला पुरस्कार कब शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है 2014, बी ऑप्शन है 2016, सी ऑप्शन है 2018, डी ऑप्शन है 2019। तो ऑप्शन आपका डी सही है 2019। आगे देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संस्थानों और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सम्मानित करने के लिए WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की। 2024 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को यह पुरस्कार मिलने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। वर्तमान में क्या स्थिति है पुरस्कार देख लेते हैं। निमहांस यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक दिया जाता है। निमहांस का योगदान। निमहांस ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए जिनमें शामिल हैं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना। निमहांस भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र है। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पुरस्कार का महत्व अब जान लेते हैं। यह पुरस्कार निमहांस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है। अगला पॉइंट है यह पुरस्कार भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। आगे देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। निमहांस बेंगलुरु को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिलना मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला पॉइंट है यह पुरस्कार निमहांस के समर्पण और उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करता है और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। अब अगला पॉइंट है इसका लास्ट पॉइंट।
यह पुरस्कार भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में भी मदद करेगा। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? ए ऑप्शन है 1875 गुजरात, बी ऑप्शन है 1824 मुंबई, सी ऑप्शन है 1875 मुंबई, डी ऑप्शन है 1824 गुजरात। सी ऑप्शन आपका सही है, 1875 मुंबई। अब आगे देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा वेदों और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो, और वेद सभी ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर दिया था। सामाजिक सुधार इनके जातिवाद, अंधविश्वास और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने शिक्षा में महिला शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था। इनका निधन हुआ था 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में। वर्तमान की स्थिति जान लेते हैं। 200वीं जयंती 2024 में भारत सरकार द्वारा 200वीं जयंती मनाई गई। आगे देख लेते हैं। कार्यक्रम 12 फरवरी 2024 को टंकारा गुजरात में पीएम मोदी ने 200वीं जयंती कार्यक्रम को संबोधित किया। इनका महत्व क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। संदेश सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के लिए उनके विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। सामाजिक न्याय, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। समानता, सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की इन्होंने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया। स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रवाद, भारत की एकता और अखंडता के लिए इन्होंने काम किया। अब आगे देख लेते हैं निष्कर्ष क्या क्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और राष्ट्रवादी थे। अगला पॉइंट है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यूएन का पहला अरबियन तेंदुआ के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत कब हुई थी? ए ऑप्शन है 2024, बी ऑप्शन है 2020, सी ऑप्शन है 2017, डी ऑप्शन है 2018। ए ऑप्शन आपका सही है 2024। अब आगे देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 10 फरवरी को अरेबियन तेंदुआ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया। अगला पॉइंट है 2023 में ही कोविड-19 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अगला पॉइंट है, यह दिवस पहली बार 10 फरवरी 2024 को मनाया गया। ठीक है, बीत चुका है अभी। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? अरेबियन तेंदुआ दुनिया में सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है, केवल 200 के आसपास बचे हुए हैं। अगला पॉइंट है इसमें, यह दिवस इस दुर्लभ प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए कार्रवाई करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, यह दिवस अरेबियन तेंदुए के आवास के संरक्षण, अवैध शिकार को रोकने और स्थानीय समुदायों को उनकी रक्षा में शामिल करने के लिए प्रयास को बढ़ावा देगा। वर्तमान में क्या स्थिति है? अरेबियन तेंदुआ कई खतरों का सामना करते हैं, जिनमें आवास का नुकसान, अवैध शिकार और मानव तेंदुए संघर्ष शामिल है। अब आगे देख लेते हैं। अगली पॉइंट है, उनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण, प्रजनन कार्यक्रम और स्थानीय समुदायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या क्या हैं? अरेबियन तेंदुए अरब प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं। वे मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। अगला पॉइंट है, वे एकांत जानवर हैं और रात में शिकार करते हैं। वे लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य क्या है मनाए जाने का? अरेबियन तेंदुए के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके संरक्षण के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करना, स्थानीय समुदायों को उनकी रक्षा में शामिल करना। अब आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कैसे मनाया जाए। दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अगला पॉइंट है, लोगों को अरेबियन तेंदुए के संरक्षण में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह दिवस अरेबियन तेंदुए के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिवस इस खूबसूरत प्रजाति के बारे में जागरूकता को बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए कार्रवाई करने में मदद कर सकता है। अरेबियन तेंदुए के संरक्षण में आप कैसे योगदान दे सकते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए है, अरेबियन तेंदुए के बारे में अधिक जानें और दूसरों को शिक्षित करें। अरेबियन तेंदुए के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें और अपने स्थानीय समुदाय में अरेबियन तेंदुए के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाएं। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।